बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कैनेडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अनस नियाज़ साहब, जो कि CTO हैं, को फाउंडर हैं बायोनिक्स के। बायोनिक्स क्या करती है ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कुछ मुझे एक हल्की सी इंसाइट है उसके मुताबिक रोबोटिक्स में बड़ा अहम काम कर रहे हैं, रोबोटिक आर्म्स डिलीवर कर रहे हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। मेन चीज़ ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन पाकिस्तान में मौजूद है। जी हाँ, उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं अनस, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। अनस, ये बायोनिक्स क्या है, रोबोटिक्स में आप क्या काम कर रहे हैं? पहले मैं चाहूँगा कि उसके हवाले से थोड़ी सी इंसाइट शेयर करें। सो बायोनिक्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हम लोग बायो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये समझ लें रोबोटिक्स और ह्यूमन का आपस में कनेक्शन है। जिस तरह से हम लोग किसी ज़माने में साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं कि टर्मिनेटर है और लाइक किसी का आर्म कट गया, बल्कि एक बड़ी फेमस मूवी थी $6 बिलियन में, तो वो उसी तरह का समझ लें। बेसिकली वो पाकिस्तान में हम लोग उस पर रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनकी मतलब कि एम्पुटेशन हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकुलेशन एक्सीडेंट या किसी भी बाय बर्थ अगर उनको प्रॉब्लम है, तो हम ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। इज इट रियली पॉसिबल? जी डेफिनेटली इट्स पॉसिबल और काफ़ी सारे हमारे मैं जब देखता हूँ तो ऐसे रोबोटिक आर्म्स बहुत देखने में आते हैं, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, बट जो उसकी ख़ास बात होती है वही होती है कि वो जॉयस्टिक कंट्रोल होते हैं, बटन कंट्रोल होते हैं, लाइक दैट। बट आप कह रहे हैं कि वो माइंड कंट्रोल है, मतलब इट्स लाइक नेचुरल थिंग। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसी तरह से है। और हम लोग जो ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे होते हैं मसल्स की तरफ, वही इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं आर्म की मूवमेंट के अंदर। nice. तो ये पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि हमारे जो सबसे छोटा बेनिफिशरी है वो तकरीबन 4.5 साल की बच्ची है, जिसको हमने बताया कि आपने किस तरह से उस आर्म को यूज़ करना है। शी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक यंगर गर्ल आपने बताया कि जी बिल्कुल, आप ये सोचे ना कि आप 4.5 साल की बच्ची उसको she has been trained, अगर वो इस्तेमाल कर सकती है, exactly. तो मतलब एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। जी, सो विद इन फ्यू सेकंड्स वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने किस तरह से यूज़ करना है। परफेक्ट। तो ये एक हमें खुशी भी होती है जब वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं देख के कि कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो कि एक्चुअली लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी के हम पायनियर्स हैं जो कि हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। एग्री। सो आपने जैसा कि कहा कि चूँकि एक माइंड कंट्रोल है, एक रोबोटिक आर्म है, तो यकीनन जैसे $6 मिलियन मैन का जिक्र आया, तो कितने मिलियन लग रहे हैं इसके ऊपर? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग आर्म से काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर उनका जो ताल्लुक है वो होता है लाइक लेबर क्लास होते हैं या लो प्योरिटी लाइन जो है वो लोग मतलब कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पास पाकिस्तान में कोई इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जो कि उनको हेल्प करे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकुलेशन बहुत बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान के अंदर, एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जो कि इस तरह के लोगों की कोई हेल्प कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक्सीडेंटल्स होते हैं वो बहुत बड़ा रेशो है, उस पर भी कोई मतलब कि इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती। तो हमने इसको बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन पाकिस्तान में बनाया है, जो तकरीबन पाकिस्तान में 3.5 लाख रुपए का है। और अगर आप इसी की प्राइस को कंपेयर करें इंटरनेशनली, तो जो बेसिक डम प्रोस्थेटिक है जो कि समझ लें कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ होता है, जो एक्चुअली फंक्शनल नहीं होता, वो सिर्फ एक बर्डन होता है ताकि आप दूसरों से छुप सकें कि आप नॉर्मल इंसान। बिल्कुल ठीक है। तो वो वाले जो आर्म्स हैं वही $10,000 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारी तरह के प्रोस्थेटिक हैं वो तो $35,000 तक जाते हैं। तो पाकिस्तान में ये बड़ा ही मतलब कि समझ लें सस्ता सोल्यूशन है। लेकिन हम पीस ऑफ केक, अगर हम वाकई अगर एक किसी का एक हाथ ज़ाया हो चुका है या बाय बर्थ अगर वो एक स्पेशल पर्सन है और उसको आप अगर ये एक सोल्यूशन जो है वो जस्ट 3.5 लाख जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें दे दिया जाएगा, तो ये बहुत ईजी और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एंड एज यू सेड कि ऑलरेडी ये काम कर रहा है, आप दे चुके हैं। तो हाउ मच आर्म्स यू हैव मैन्युफैक्चर्ड सो फार? Right now, almost 70 people are using our prosthetic arm. 70 people are using our prosthetic arm. और ये सिर्फ
पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि हमारे पास यूएई से भी लोग, एक बच्चा आया था और उसने 10 डेज कराची में स्टे किया, प्रोस्टेटिक आर्म लिया एंड ही वेंट बैक। तो मिडिल ईस्ट में भी इस तरह का कोई सोल्यूशन फिलहाल नहीं है। तो मेजॉरिटी हमारा जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, यहाँ पे तकरीबन 60% जो टोटल पॉपुलेशन है डिसेबल लोगों की, वो इसी रीजन में पाई जाती है। बिकॉज तकरीबन समझ लें 99 मिलियन लोग हैं यहाँ पे जो डिसेबल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पूरे रीजन के अंदर इस तरह के प्रोस्थेटिक आर्म्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पर है तो वो इम्पोर्टेड है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक तो बिल्कुल आपने एक अच्छा काम किया, फिर वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि यकीनन एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान को एक ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। तो ये कोई एक प्री प्लान था, कोई एक एक्सीडेंटल डिसीजन था, या कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके सामने कि आपने ऐसा करने का फ़ैसला किया? नॉर्मली ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है कोई वाक़यात होते हैं और वो ऐसे डिसीजन का सबब बन जाते हैं। तो आपके इस डिसीजन या इस प्रोडक्ट के पीछे जो है वो क्या अप्रोच थी? सो बेसिकली मैं और मेरा जो पार्टनर है अवेस, हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था व्हेन वी वर इन 3rd ईयर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो हमने सोचा कि नहीं, जॉब की साइड से बेहतर है कि हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम लोग जाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी जो है वो फॉर्म की, जिसके अंदर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उस दौरान के अंदर हमारे पास एक फैमिली आई, उनका एक बेटा था 5 साल का, मीर बयान बलोच, और उसका बाय बर्थ एक आर्म जो था वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे के लिए प्रोस्थेटिक आर्म डिज़ाइन करें, और जब हमने वो डिज़ाइन किया तो वो एक आयरन मैन थीम के ऊपर था, क्योंकि उस बच्चे को आयरन मैन ज़्यादा पसंद था। तो हमने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है, और लोगों को मतलब कि बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं अगर उन्होंने बाहर कहीं सोल्यूशन लगवाने जाना है। तो हमारे पास रिक्वेस्ट बहुत सारी आने लग गई, और फिर हमने सोचा कि इसको एक डिफरेंट कंपनी की फॉर्मेशन दी जाए इसकी, और फिर हमने अपना एक इस प्रोस्थेटिक को इम्प्रूव करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस स्टेज पर हैं कि हम इसको इंटरनेशनली भी मल्टीपल फोरम्स पे जाके लेके जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी हैरान हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये काम तो एक ऐसा है कि इसमें बाज़ लोग ऐसे भी होते होंगे जो इस अमाउंट को भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो क्या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी एनजीओ ने आपसे इसके हवाले से रब्ता किया? क्योंकि ये एक मिरेकल है यकीनन पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई काम पहले हुआ है, क्योंकि एक्चुअली जो मैं जिस चीज़ को नाज़रीन यहाँ एम्फसाइज़ करना चाहूँगा वो ये कि इट्स नॉट अ रोबोटिक आर्म, दैट इज़ माइंड कंट्रोल, जो कि ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। ऐसा एक रोबोटिक आर्म है जो कि यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक अजूबे से कम नहीं है, और माशाल्लाह वी आर प्राउड कि एक पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं इन्होंने इस कारनामे को सरअंजाम दिया है। तो आपके साथ क्या एनजीओज़ ने रब्ता किया? क्या लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ऐसा हुआ, या अभी तक सिर्फ इंडिविजुअली लोग आपसे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं? सो बेसिकली हमने जब इस ज़रूरत को महसूस किया और हमने जब प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाने शुरू किए, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि डेफिनेटली जो आपने बात कही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने क्योंकि हमारा कॉज जो था वो फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा इनसे पैसे नहीं कमाना चाहते, हम चाहते थे कि हम किसी तरीके से इस रीजन के अंदर लोगों की हेल्प या डिसेबिलिटी को जो है वो कम किया जा सके। तो हमने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम लोग करते क्या है कि हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनका एक डाटा होता है जिसमें उनका CNIC नंबर हो गया, उनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं कि वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, और एम्पुटेशन हुई तो किस वजह से हुई, वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वहाँ पे मल्टीपल NGOs को हम लोग खुद अप्रोच करके भेज रहे होते हैं। कुछ NGOs ऐसी होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे होते हैं जो हमसे खुद कांटेक्ट करके और बता रहे होते हैं कि जी इस साल हम इतने लोगों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। लेकिन स्टिल वो जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, वो बहुत स्लो है, और हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 150 लोगों का डेडलॉक है जो समझ लें वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हमारी बारी कब आएगी, कब हमारा प्रोस्थेटिक लगेगा। उसके साथ साथ जो पेड कस्टमर्स होते हैं हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा वो लोग सब लोग मिलकर हेल्प कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। सो जैसे कि
आपने चूँकि एक ये काम किया है, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, तो क्या आप मज़ीद इस चीज़ में कहीं आगे बढ़ने का कोई इरादा रखते हैं, या आप एक आम पर जो है वो रुक गए हैं? मज़ीद कोई चीज़ें हैं जो आपके माइंड में हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि जैसे बाज़ औक़ात होता है नॉर्मली जब इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं तो उसमें एक जगह आके हम लोग रुक जाते हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या आपके साथ कोई ऐसा चैलेंज फेस हुआ, आपने फेस किया? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसका रीज़न ये है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ मंगवानी होती है बाहर से, तो वो इतना टाइम लेती है कि हम उस रिसर्च से आगे चले जाते हैं, और वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें कि समझ लें कि हमारे जैसे छोटे स्टार्टअप्स को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि विजन बड़ा है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अर्न करके और वो चीज़ें एक्वायर कर लें। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यार सवाल पूछा, क्योंकि ये वो चैलेंज है जो कि इस तरह के स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हार्डवेयर स्टार्टअप्स की जो है वो ना कोई एसोसिएशन है, ना कोई उनको इस तरह की सपोर्ट है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों के ऊपर तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रही है, लेकिन हार्डवेयर बेस्ड चीज़ों के ऊपर फ़िलहाल फोकस नहीं है। तो अब होता ये है कि इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमें पाकिस्तान से या इंटरनेशनली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं, और उसका मेन रीज़न यही है कि हमने कोई भी चीज़ हम ना ही कोई गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, ना हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो फिर हम काम करेंगे। तो हमने अच्छा काम ये किया है कि हमने एक्सपेक्टेशंस ही लगाना छोड़ दी हैं, और हमें पता है कि हमने इस समंदर को खुद ही क्रॉस करना है। तो इंशाल्लाह देखें, जब हम इरादा करते हैं, इसमें मैं ऐसे बहुत सारे जो है स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिनको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, और यकीनन देखें ये आवाज़ जो इस प्रोग्राम का पर्पज़ है, नाज़रीन मैं यहाँ पर इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगा, इस प्रोग्राम का पर्पज़ भी यही है कि हम ऐसे लोगों को आगे लाएँ जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, यानी सिर्फ अपने बिजनेस को नहीं देख रहे हैं बल्कि वो ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ओवरकम। तो जो लोग ये समझते हैं कि वो ऐसे कामों में समहाउ एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ऐसे इनोवेटिव बिजनेस की तरफ, तो मैं ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दावत दूंगा कि यकीनन ये वो लोग हैं जिनको अगर थोड़ा सा एक पुश मिले तो ये यकीनन दुनिया के अंदर एक अजूबा क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मैंने जो अभी जुमला सुना उसमें मतलब ऐसा लगा कि एक हद तक हिम्मत छोड़ चुके हैं कि नहीं, आप जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ, इंशाल्लाह आई विल कनेक्ट यू विद देम, कि जिनके साथ मिलके ये वाला जो आपका एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें हमें मज़ीद कामयाबी हो सके और हम मज़ीद लोगों के काम आ सकें। तो आपने जो रोबोटिक आर्म आपने जो ये बनाया, तो अभी तो प्रोग्राम के चूँकि ड्यूरेशन बहुत कम है तो इसलिए हमने उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर मैं उसकी कोई वीडियो या कुछ देखना चाहूँ तो वो कहीं इंटरनेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल, वो हमारे अगर आप फेसबुक पेज पे जाएं bionics.org, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखेंगे जितने भी लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ आपको लगेगी, जो बच्चे हैं उनके हम सुपर हीरोज़ के आर्म्स बना रहे होते हैं। लाइक अगर किसी को आयरन मैन पसंद है तो हम उसको आयरन मैन की तरह बनाते हैं, ताकि वो उसके अंदर से वो जो डिसेबिलिटी का फैक्टर है वो खत्म हो जाए, और वो जो एक होती है एग्जैक्टली, तो वो जो बच्चे हैं वो अपने आप को मतलब कि सुपर हीरो से कम नहीं समझते। तो हम लोग बेसिकली छोटे छोटे सुपर हीरोज क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमारी जो मेजर अचीवमेंट है वो यही होती है कि उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है, और वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग मोटिवेटेड हैं और अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी तो टेक्नोलॉजी है, बाकी बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से हम लोग उन हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनस साहब, अपना ये कीमती वक्त मेरे प्रोग्राम के लिए आपने निकाला। नाज़रीन, ये हैं वो लोग, ये हैं वो चमकते सितारे जो बेशक वी कैन प्राउडली से कि वो हमारी कौम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और वो वसाइल ना होने के बावजूद ऐसे काम कर रहे हैं जो कि यकीनन एक कारहाय नुमायाँ हैं, जो कि ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हैं बल्कि वो एक बिज़नेस आइडिया भी है। और इनोवेटिव आइडिया यही है कि आप प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करें और बिज़नेस भी क्रिएट करें। तो ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हम वाया चैरिटी लोगों को असिस्ट कर सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन करें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसे चमकते सितारों को
चमकता दमकता रखे, और मैं और हम जैसे जो हमारी कौम के जो और लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको इस काबिल करे कि वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे मुल्क का जो एक सफ़र है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ, उसको कामयाबी से हम किनार कर सकें। काजी नोमान मुजाहिद को रीबिल्ड नेशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।